गुड आफ्टरनून 8 हिंदी मीडियम के स्टूडेंट। आज हम विज्ञान में पाठ 7 यानी अध्याय 7 पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण पढ़ेंगे। इसके पहले वाले पाठ में हम दहन और ज्वाला पढ़ चुके हैं। हमने देखा था कि जो कक्षा 7वीं है उसमें बूझो और पहली ने प्रोफेसर अहमद और टीबू के साथ वन भ्रमण किया था। वह अपने सहपाठियों के साथ अपने अनुभव बांटने के लिए बहुत उत्सुक थे। कक्षा के दूसरे सहपाठी भी अपने अपने अनुभव बांटने के लिए अत्यंत उत्सुक थे, क्योंकि उनमें से कुछ भरतपुर अभयारण्य भ्रमण करने गए थे और कुछ ने कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, लोकचाव वन्य जंतु अभयारण्य, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व यानी बृहद निकोबार जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र, बाघ संरक्षित क्षेत्र, इतने सारे उन्होंने क्षेत्र के बारे में सुना था। अब हम यही चीज़ पढ़ेंगे कि राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जंतु अभयारण्य और जैव आरक्षित यानी जैव संरक्षित क्षेत्रों को बनाने का उद्देश्य क्या है। सबसे पहले हम जानेंगे कि वन उन्मूलन और इसके कारण क्या है। तो हमारी पृथ्वी पर नाना प्रकार के पौधे और जंतु पाए जाते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि हमारी पृथ्वी ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है और यहाँ पर विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ और जंतु पाए जाते हैं। ये मानव जाति के अस्तित्व और भली प्रकार से रहने के लिए आवश्यक होते हैं। आज इन जीवों के अस्तित्व के लिए वनोन्मूलन एक बहुत बड़ा खतरा बन गया है, क्योंकि धीरे धीरे जीवों का अस्तित्व समाप्त हो रहा है। हम जानते हैं कि वनोन्मूलन का अर्थ है वनों को समाप्त करने पर प्राप्त भूमि का अन्य कार्यों में उपयोग करना। वनोन्मूलन का अर्थ क्या है कि वनों को पूरी तरह से साफ कर दिया जाता है और उस भूमि का अलग अलग कार्यों में उपयोग किया जाता है। वनों में वृक्षों की कटाई निम्न उद्देश्य से की जाती है। अब उनके उद्देश्य क्या है जिसकी वजह से वनों में वृक्षों की कटाई की जाती है। पहला आता है कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना। कृषि को बढ़ाने के लिए, उसके फैलाव के लिए, उसके विस्तार के लिए क्या किया जाता है, वनों को काट दिया जाता है, वहाँ पर कृषि कार्य किया जाता है। घरों और कारखानों का निर्माण करना। जनसंख्या बढ़ने से क्या हुआ है, जो नगरीय जनसंख्या या ग्रामीण जनसंख्या अगर बढ़ती है तो फिर क्या होते हैं, लोग वनों की तरफ ज़मीनें खरीदते हैं और क्या करते हैं, कुछ जो ठेकेदार होते हैं या ज़मीन मालिक होते हैं तो वो क्या करते हैं, धीरे धीरे उस जंगलों की तरफ, वनों की तरफ बढ़ते हैं और वहाँ के वनों को काट कर वहाँ के पेड़ों को वनों की कटाई कर, जहाँ पेड़ पौधे बहुत अधिक होते हैं उनकी कटाई कर और वो भूमि क्या करते हैं, फिर अच्छे दामों में बेचते हैं और वहीं पर लोग क्या करते हैं, फिर अपना आवास स्थान बनाकर रहने लगते हैं। ठीक उसी प्रकार कारखानों के लिए भी अगर उपलब्ध भूमि उन्हें नहीं मिलती है तो फिर वो शहरों से बाहर जाकर, नगरों से बाहर जाकर या गाँवों से बाहर जाकर वनों में ही कारखाने स्थापित करने लगते हैं। फर्नीचर बनाने और लकड़ी का ईंधन के रूप में उपयोग करने के लिए भी वनों की कटाई की जाती है। दावानल एवं भीषण सूखा। दावानल यानी जो आग लगती है वन में क्या होती है, कई बार सूखी पत्तियों में आग लग जाती है और पूरा की पूरा वन क्या हो जाता है, जल जाता है। और भीषण सूखा भी वनोन्मूलन के प्राकृतिक कारक है। ये प्रकृति के द्वारा होते हैं, ये मनुष्य के द्वारा नहीं होते। अब इसके परिणाम क्या है, वनोन्मूलन के परिणाम क्या हो सकते हैं। तो वनोन्मूलन से पृथ्वी का ताप बढ़ जाता है, प्रदूषण के स्तर में भी वृद्धि आ जाती है। इससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ता है, उसकी मात्रा बढ़ती है, जिससे भूमि का ताप बढ़ने लगता है। भूम जल यानी भूमि के अंदर स्थित जल स्तर का भी निम्नीकरण हो जाता है, वो भी सूखने लगता है। उन्हें पता है कि वनोन्मूलन से प्राकृतिक संतुलन भी प्रभावित होता है, पूरी तरह से बिगड़ जाता है प्रकृति का संतुलन। प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया था कि यदि वृक्षों की इसी प्रकार अनवरत कटाई चलती रही, लगातार अगर कटाई चलती रही तो एक वक्त ऐसा आएगा, एक समय ऐसा आएगा कि वर्षा एवं भूमि की उर्वरकता में कमी आ जाएगी। होता भी ऐसा है, अगर जहाँ पेड़ पौधे कम होते हैं और इलाके बिल्कुल सूखे रहते हैं वहाँ पर क्या होता है, वर्षा बहुत ही कम होती है और वहाँ की भूमि का कटाव होने लगता है और वो भूमि का जो उपजाऊपन है और उसकी जो उर्वरक शक्ति है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाती है, कम हो जाती है। इसके अतिरिक्त इस जगहों पर बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं की संभावनाएं भी बढ़ जाती है। याद कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधों को भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। कम वृक्षों का अर्थ है
यानी कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग में कमी आना, जिससे कि क्या होगा, वायुमंडल में इसकी मात्रा बढ़ जाएगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरणों का प्रग्रहण कर लेती है। अतः इसकी मात्रा में वृद्धि के परिणाम स्वरूप विश्व उष्णन यानी ग्लोबल वार्मिंग शुरू हो जाएगा। पृथ्वी के ताप में वृद्धि के जल चक्र का संतुलन भी बिगड़ जाएगा और वर्षा दर में भी कमी आएगी, जिसके कारण क्या पड़ेगा, सूखा पड़ेगा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, क्या होगी, ध्रुवीय बर्फ भी पिघलने लगेगी। जो हिमालय पर्वत है या जो भी हिम पर्वत है उन सब की बर्फ पिघल कर क्या होगी, जल बन जाएगी और जल का स्तर भी क्या होगा, पूरी तरह से पृथ्वी पर बढ़ जाएगा, समुद्र का स्तर बढ़ जाएगा और निचले इलाके क्या हो जाएंगे, पानी में जलमग्न हो जाएंगे, डूब जाएंगे। और ठीक उसी प्रकार मात्रा बढ़ने से पृथ्वी के ताप में भी वृद्धि होगी और जल चक्र का भी संतुलन बिगड़ेगा, वर्षा कम होगी, वर्षा कम होने से सूखा पड़ेगा। तो मृदा के गुणों में परिवर्तन आने का मुख्य कारण ही क्या है, वनोन्मूलन है। और किसी क्षेत्र की मृदा के भौतिक गुणों पर वृक्षारोपण वनस्पति का प्रभाव पड़ता ही है। अब जब 7वीं में हमने क्या किया था वो हमें याद है कि वृक्ष किस प्रकार मृदा अपरदन को रोकते हैं, उनको बचाकर रखते हैं, उनके कटाव को रोकते हैं। तो भूमि पर वृक्षों की कमी होने से मृदा अपरदन अधिक होता है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष होंगे तो मृदा अपरदन होगा ही नहीं, लेकिन अगर वृक्ष ही नहीं होंगे तो मृदा अपरदन को कैसे रोक सकते हैं, ये तो होना ही है। मृदा की ऊपरी परत हटाने से नीचे की कठोर चट्टानें दिखाई देने लगती है और मृदा में ह्यूमस में भी कमी आ जाती है, उसकी उर्वरता शक्ति जो होती है वो भी कम हो जाती है। धीरे धीरे उर्वर भूमि मरुस्थल में परिवर्तित हो जाती है और जो उपजाऊ भूमि है वो बंजर भूमि में तब्दील हो जाती है, बदल जाती है। यानी वो किसका कारण बनती है, मरुस्थल का, इसलिए इसको क्या कहते हैं, मरुस्थलीकरण भी कहते हैं। वनोन्मूलन से मृदा की जल धारण क्षमता और भूमि की ऊपरी सतह से नीचे जल के नीचे की ओर अंतःस्राव पर भी प्रभाव पड़ता है और जिसके कारण क्या आ जाती है, बाढ़ आ जाती है। तो मृदा के अन्य गुण जैसे पोषक तत्व, गठन इत्यादि वनोन्मूलन के कारण को भी प्रभावित करते हैं। अगर हम इनकी सूची बनाएं और इनके बारे में देखें, जानें, तो हमें पता चलेगा कि कितना ज़्यादा वृक्षों की कटाई से पृथ्वी पर उसका गहरा असर पड़ा है। तो यहाँ तक आपको इस पाठ को पढ़ना है। आगे हम पढ़ेंगे वन और वन्य प्राणियों का संरक्षण क्यों आवश्यक है और जैवमंडल आरक्षण किसे कहते हैं और इसके क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ तक इस पाठ को आपको पढ़ना है और समझना भी है।